सिनेमैटिक वीडियो की बात करूँ तो बहुत सारे मोमेंट्स थे उसमें। राइट टाइम पे वो एडिट करके लगाना, म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज करना, इवेंट्स भी उसी में दिखाने, वो जो एक सिंक्रोनाइज्ड सिनेमैटिक फिल्म बनी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब वो पूरा सारी चीजें कैप्चर करी थी। हाँ। सारे मोमेंट, सारे फंक्शन, सब कुछ बहुत अच्छे से कैप्चर करा था और उसमें इमोशंस, हैप्पीनेस, सब कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एडिट करके जैसा दिया। हमें रॉ पसंद है उसमें रॉ भी था, बहुत रियल कंटेंट था। लोगों के इमोशंस, मतलब जो लोग इमोशनल हो रहे हैं हमारी फैमिली से वो भी थे, जो लोग एक्सेसिव खुश हैं, यूथ पार्टी कर रहा है वो भी था। तो वो सब बहुत अच्छा था। पहली मीटिंग में आपको चाय ज़्यादा पसंद आई या आपका पार्टनर? पूरे इंस्टा में सर्च करो तो 3 या 4 ही इस नाम से मिलेंगे। आप दोनों को कौन सी चीज़ कन्विंस करने में सबसे इम्पोर्टेंट लगी, लुक्स, कैरियर या नेचर? उसमें जो इसकी स्माइल है वैसी वो हैप्पी इमोशनल स्माइल मैंने इसकी ऊपर कभी नहीं देखी इसके फेस में। आई थिंक अरेंज मैरिज की यही खूबसूरती है कि आप शुरुआत की मीटिंग्स में चूंकि दिल मिले नहीं होते हैं तो उस समय आप डील कर सकते हैं। हम लोग तो फुल मजे मोड में थे उस समय। हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे। की पॉइंट क्या है, मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बन जाती है इतने कम टाइम पे? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। फोटो में आपने जैसा देखा था इनको वैसा असलियत में था या फोटोशॉप किया गया था? टाइम भी था, आप भी थे, शूट का टाइम भी था। मैंने आपसे पूछा भी और शूट कर लीजिए। और शूट कर लीजिए। अच्छा, अरेंज मैरिज में पहले प्यार आता है या एडजस्टमेंट आता है? हम दोनों को पॉटरी करना बहुत पसंद है। इस बार तो ये मतलब आपने पक्का मेरे को करेंगे। देखते बोला कि ये तो करके रहेंगे हम, चाहे कैसे भी करेंगे। गोल्डन ब्लॉसम जैसा बड़ा रिजॉर्ट शादी के लिए चुनने के पीछे क्या सोच थी? उन्होंने हमारे ही विंग के बगल में एक टी अड्डा बनाया था। शादी के दिन का एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आपके दिल को काफी छू गया जब आपने अपनी फिल्म देखी वेडिंग की। जब हमने वो सिनेमैटिक वीडियो देखी तो वो जो कैप्चर होके निकल के जो उसका एसेंस आया है वो बहुत ही रियल, बहुत ही रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड आया है। नहीं मतलब ना बहुत अच्छे से समय दिया, एक आर्टिस्ट को जो चाहिए वो आपने मतलब उसको प्रोवाइड किया। अपने वेंडर्स पे, चाहे आपका इवेंट वाला हो, चाहे आपका डेकोर वाला हो, चाहे आपका फिल्म मेकर हो, आपको सब पे कॉन्फिडेंस है, आपने सबसे डीलिंग कर ली, अब आप काम उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोगों ने ना पूरा सपोर्ट किया हम लोगों को। ट्रस्ट कम होगा तो फिर ना Confidence वेंडर नहीं खुश आएगा। रहेगा ना क्लाइंट खुश जी। रहेगा। हमने एक ही दिन में 4 रील्स शूट करी थी। जी। एफर्ट इंसान लगाता है ना सामने से, उसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। आप दोनों की जोड़ी को परिवार में सबसे पहले किसने परफेक्ट कहा था? जब हमने वीडियो में देखा तो हमें लगा था ओ माय गॉड, लाइक इज दिस अस। अब जो कपल्स अपनी शादी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? गुंजन अगर भैया आप कर कर रहे हैं तो लेंगे। फिर कर लेंगे। लोग कहते हैं टीएमटी का पैकेज थोड़ा महंगा होता है, फिर भी आपने हमें क्यों चुना? दिल ने तो टीएमटी ही कहा था। नमस्कार दोस्तों, शादी का दिन हर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन उस दिन की यादें किस तरह से कैद होंगी ये तय करता है आपका फिल्म मेकर। आज हमारे साथ हैं अमन एंड कीर्तिदा, जिनकी शादी लखनऊ के मशहूर गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट में हुई। और सबसे खास बात, इतने सारे वेंडर्स और ऑप्शन के होते हुए भी उन्होंने द मोशन टेल्स को सिलेक्ट किया। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी उन्हीं के अंदाज में। हेलो अमन भैया। हेलो कीर्तिदा जी। हेलो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के आई थिंक 7 मंथ्स 6-7 मंथ्स हो गए हैं आपके। इस पूरी जो कॉन्वर्सेशन है इसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में ले जाते हैं और बात करते हैं कि जब कीर्तिदा जी का रिश्ता आया था आपके लिए, थोड़ा सा शुरुआत से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। पहली मीटिंग में आपको चाय ज़्यादा पसंद आई या आपका पार्टनर? पहली मीटिंग में तो मैं बिल्कुल ब्लैंक था जी। ना, मैंने चाय पी ना मैंने कुछ खाया। मैं बस उस समय इतना कंफ्यूज था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और मुझे क्या बात करनी है। मैं उस समय थोड़ा सा नर्वस था। ओके, और आपका क्या हाल था? आई थिंक अरेंज मैरिज का जो सेटअप होता है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आप एक स्ट्रेंजर से मिलते हो, कुछ आपको उसके बारे में पता नहीं होता है कैसे क्या रहेगा। तो फर्स्ट मीटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा नर्वस होती है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि फैमिलीज ने वो चीज़, क्योंकि फैमिलीज एक दूसरे से मिल चुकी होती हैं, उनको
उनकी तरफ से ओके होता है तो हमें ये पता होता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है। अब मुझे वो पसंद आ रहा है कि नहीं वो देखना होता है। फैमिली वाले वेरिफिकेशन करके आपको मिलाते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप खुश रहोगे, तो ऐसे करके जो मिलाते हैं तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहता है कि सामने जो भी स्ट्रेंजर मेरे से मिलेगा वो है बहुत अच्छा, बट डर ये रहता है कि क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्या वो मेरे साथ क्या लाइफ टाइम मेरे लिए वो जो चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है या फिर मैं जैसा हूँ क्या मुझे वो क्वालिटीज़ उसमें मिलेंगी, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा डर रहता है अरेंज मैरिज में। तो जब रिश्ता इनके बारे में पता चला था तो गूगल किया था आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के बारे में पहले? मैंने तो किया था, मैंने तो इसे लिंक्डइन पे ढूंढा था, इंस्टाग्राम पे ढूंढा था, फेसबुक पे ढूंढा था, सब जगह ढूंढा था, बट जनरली बिजनेसमैन लिंक्डइन पे नहीं होते हैं। बट मुझे इसका बिजनेस प्रोफाइल मिला था तो मैंने ये सोचा था कि चलो थोड़ा सा बंदा सोशली एक्टिव है, उसने लिंक्डइन, एक बिजनेसमैन होते हुए उसने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई है। और हाँ बस यही स्टॉक तो किया था। सेम हम लोग, मेरे पास भी जैसे रिश्ता आया था मैंने उसको इंस्टा पे ढूंढा, ये तो बहुत इजीली मिल गई थी क्योंकि इसका नेम ही कीर्ति था, एकदम यूनिक है। पूरे इंस्टा में सर्च करो तो 3 या 4 ही इस नाम से मिलेंगे, तो इजीली मुझे मिल गई थी। तो हाँ। ये मुझे आज तक नहीं पता। नहीं, इनका नाम तो वाकई में बहुत यूनिक है। हाँ, क्योंकि जब भी इनका नाम लेते हैं ना एक अलग सी चीज़ दिखती है, तो कॉमन नाम नहीं लगता है वो। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आई पहले लगाना है या आर पहले लगाना है। फोटो में आपने जैसा देखा था इनको वैसा असलियत में था या फोटोशॉप किया गया था फोटो नहीं, को? फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं था। हाँ। मैंने तो और भी फोटोज पहले तो एक फोटो ही मिला था, मैंने और भी फोटोज मांगे थे। हाँ। तो जैसे फोटो में थी बिल्कुल सेम, कोई फोटोशॉप नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रियल था, बिल्कुल रियल। आपको कुछ सरप्राइज मिला था बाद में फोटो देखने के बाद? नहीं, फोटो एक्चुअली इसकी जो फर्स्ट फोटो आई थी उसमें ये किसी कोई वेडिंग की फोटो थी, तो पूरा सूटेड अप था और पूरा चश्मा वश्मा था, तो इतना, और साइड प्रोफाइल थी तो बहुत क्लियर नहीं था, बट हाँ लेकिन ये लग रहा था कि कैन डू मतलब। तो फिर मिले थे, फिर पर्सनालिटी समझ में आई थी, एक दूसरे की लाइफ गोल्स समझ में आए थे, तो फिर उसके हिसाब से। और पहली बार बात करते समय आप दोनों में से नर्वस कौन था? मैं ही नर्वस था सबसे ज़्यादा। अच्छा। मैं कोई भी क्वेश्चन सोच के नहीं गया था कि मुझे क्या बात करनी। मेरे 1-2 क्वेश्चन थे, 1-2 डाउट थे, मैंने बस वो पूछे। फिर जो ये क्वेश्चन पूछ रही थी मैं बस उसी को वापस उसको पूछ रहा था। ये ज़्यादा नर्वस था, मैं भी नर्वस थी, मतलब मैं तो डेफिनेटली मैं इस एक पार्टनर से मिलने से ज़्यादा एक फैमिली से मिलने में ज़्यादा नर्वस थी। फिर जब हमें टाइम मिला टू सिट टुगेदर एंड टॉक, तो ये ज़्यादा नर्वस था क्योंकि ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। अच्छा, अरेंज मैरिज में पहले प्यार आता है या एडजस्टमेंट आता है? एकदम ऑनेस्ट बताइएगा। पहले प्यार आता है। क्या बात है? पहले प्यार इसलिए आता है क्योंकि जी तुम उस इंसान को जानते नहीं हो। अगर तुम उस इंसान को जानते हुए हो पहले से, तो पहले तुम एडजस्टमेंट कर लेते हो, देन वो लव में कन्वर्ट होता है। बट यू मीट अ स्ट्रेंजर, तो यू गेट टू नो हिम, तुम उसको जानते हो, पहचानते हो, तो उसमें तुम उससे यू कहते हैं ना कि इंसान, पीपल ग्रो इन लव। तो पहले धीरे धीरे तुम उससे जानते हो, पहचानते हो, फिर प्यार आता है। उसके बाद लाइफ में तो कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो तो अपने आप धीरे धीरे हैंडल करे जाते हैं, बट प्यार तो अटमोस्ट होता है ना। अरेंज मैरिज वाला जो फैक्टर है, इसका फ्लेवर वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी नहीं लगा था मुझे, तो स्पेसिफिकली कभी नहीं लगा था कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी। ये जो अरेंज मैरिज में जैसे आप लोग जब मिलते हैं और जब बात आती है शादियों में मतलब फोटोग्राफी वगैरह करवाने को लेकर के, जब फोटोग्राफर्स एज ए फिल्म मेकर हमने जब आपको देखा था फर्स्ट टाइम, उस समय मतलब लगा नहीं था कि आपकी अरेंज मैरिज है। तो ये जो बॉन्ड दिखता है, मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होता है, इस चीज़ का मतलब की पॉइंट क्या है? मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बन जाती है इतने कम टाइम पे, जो आप लोगों के केस में हुआ? मतलब ये चीज़ मेरे हिसाब से 2 होते हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। तुम जितना उस इंसान से बात करोगे, उतना उस इंसान से अटैच होगे, उतना उस इंसान को समझोगे, तो फिर वो बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है। उसमें तो उस बॉन्ड क्रिएट करने में मेहनत नहीं लगती है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अगर आपका जिससे रिश्ता फिक्स हो रहा है, आप उससे बात ही नहीं करो, कम्युनिकेट ही ना करो, उसकी फीलिंग्स को ही नहीं समझो, तो फिर आप कैसे उससे बॉन्ड बना पाओगे? तो हम लोग ने भी जो डिसीजन लिया, तो हम लोगों ने भी एक ही बार मीटिंग करके नहीं लिया, दूसरी मीटिंग करके अच्छे से बात करके एक दूसरे के बारे में सब समझ के जान के तब हम लोग ने लिया। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया जर्नी निकली।
और शादी के पहले अगर सोचे कि अरेंज मैरिज करनी है कैसे होगी, तो जो बहुत ज़्यादा फियर था, बट अब समझ में आ रहा है कि अरेंज मैरिज सही में फ्रूटफुल होती है। कोई ऐसा गुरु मंत्र मतलब आप लोग ऐसा कुछ बताइए कि मतलब ऐसा एक दूसरे से क्या क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उन दोनों लोगों को कि ऐसा क्या चीज़ क्रिएट करना चाहिए कि दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बना रहे। मगर मैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बताऊं, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबके अपने कंसर्न्स, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स होती हैं। बट मैंने क्या किया था, मैंने जब ये हुआ था कि अरेंज मैरिज के थ्रू मुझे लड़का देखना है, तो मैंने ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि मेरे लिए नेगोशिएबल्स क्या है और नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, क्या चीज़ है जिससे अगर वो चीज़ मुझे चाहिए और वो ना हो तो मैं काम चला सकती हूँ, और क्या चीज़ है जो मुझे चाहिए और वो मुझे चाहिए ही, अगर वो चीज़ नहीं है तो ना है। तो मैंने अपने दिमाग में लिस्ट क्या मतलब, अपने दिमाग में सोच रहे थे कि अगर मुझे किसी इंसान में ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ नहीं हुई तो वो नहीं हो पाएगा, और कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए बट अगर नहीं भी होगी तो मैं उसको मैनेज कर लूंगी, या आगे जाके वो चीज़ चेंज करा लूंगी, हाँ बिल्ड कर सकते हैं। तो जब तुम अपने दिमाग में फिक्स होते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, आजकल लोग इतने कंफ्यूज हैं, इतना आज का कल्चर इतना कंफ्यूज और इतना एक्सपीरियंस ले चुका है अगल बगल देख के, सुन के, समझ के, कि इंसान को समझ नहीं आता कि उसे क्या चाहिए। तो इसीलिए आज बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए स्पेसिफिकली, और तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा कि मुझे यही चीज़ नहीं मिला तो टाटा बाय बाय, बट उसके अलावा ऑप्शन सोच के रखा कि मेरे ये नेगोशिएबल्स हैं और ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, कि भाई ये चीज़ अगर हुई तो बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ मुझे चाहिए, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ऐसे। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है इंसान को समझने में, फिगर आउट करने में। जैसे अगर हम फर्स्ट टाइम मिले तो कुछ चीज़ें थी जो कुछ चीज़ें इंसान को चाहिए होती है, वो इंसान को पहली बार में ही समझ आ जाती हैं कि वो उसमें है कि नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें विद टाइम समझ में आती है, वो पहले दूसरे मीटिंग में नहीं समझ में आती है, और वो आ भी नहीं सकती है अगर कोई इंसान अगर समझ भी रहा है तो थोड़ा बहुत अपने दिमाग में फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो कैसा है और उसे किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे उसकी निभेगी। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में जब आप कई कपल मिलते हैं अरेंज मैरिज में, तो एज ए ब्राइड के पर्सपेक्टिव से मतलब क्या एक ऐसा क्वेश्चन उनको करना चाहिए कि एटलीस्ट पूरी पर्सनालिटी तो नहीं शो हो पाएगी सामने वाले की, बट थोड़ा बहुत मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ साथ निभाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि लाइफ गोल्स क्या हैं। ओके, क्या अगर सामने वाले के लाइफ गोल्स तुम्हें पता है तो तुम ये पता कर सकती हो कि वो तुम्हारे भी हैं, या उन लाइफ गोल्स के साथ तुम खुश हो, या तुम उस लाइफ गोल्स के साथ मैनेज कर सकती हो, या क्या वो लाइफ गोल्स तुम्हारे लिए सही है कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए था। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहता क्या है, क्या क्या अपनी लाइफ में चाहता है, तो उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसका थिंकिंग क्या है, उसका कल्चर क्या है। ये सब चीज़ें अगर तुम्हें इंसान का लाइफ गोल, इंसान का एम्बिशन, ये सब पता होता है तो थोड़ा बहुत इंटेंशन भी इंसान का समझ में आ जाता है। राइट। और एक भैया आप बताइए, जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं एज ए ग्रूम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज के टाइम पे तो जितना रिस्क ब्राइड से ज़्यादा तो मुझे लगता है ग्रूम के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा रहता है। ग्रूम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, मुझे तो अपने घर पे रहना है शादी के बाद, बल्कि ब्राइड को अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसको एडजस्टमेंट करना है। तो मेरा तो यही है कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो ये प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए सामने से कि क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो आपकी सिटी में, आपके घर में। आप उसको आइडिया पहले दे दो कि आपके घर का माहौल कैसा रहता है, आपके घर में कौन कौन है, और आपके घर में उसको कैसा माहौल मिलेगा। तो आप उसको अच्छे से बताओ और फिर उसको मन बना लेने दो, तब आप आगे बढ़ो। आप कोई तरीके का प्रेशर मत लगाओ, आप सब कुछ अपने घर के बारे में, अपने बारे में उसको बताओ, क्योंकि उसको आपके घर पे आके रहना है। तो मेरे हिसाब से तो सामने वाला जो कंफर्टेबल हो, उसको सब समझ में आए, तब आगे बढ़ना है। एक इंसिडेंट मतलब आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक मेरी फ्रेंड है, शायद वो पॉडकास्ट सुनेंगी तो मतलब समझेंगी उस चीज़ को। वैसे ही जब उन्होंने मेरे से अपनी चीज़ें शेयर करी तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, जिससे कि ऐसे बहुत सी होंगी मतलब ब्राइड्स होंगी जो मतलब उनके साथ ये चीज़ें घटती होंगी। एक ब्राइड की शादी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी मतलब वो फ्रीडम में रहती है, और वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रही होती है।
उसकी शादी नहीं हुई होती है, बट वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी होती है। उसके अपने गोल्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों का विजन होता है कि आगे बढ़ना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो लड़कों में तो सब चलता रहता है। लेकिन ब्राइड्स में क्या होता है कि उसकी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी फैमिली के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, और जब उनकी शादी होती है, और शादी बहुत रिच फैमिली में होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन मन के किसी कोने में उस ब्राइड के, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, उसके मन में ये था कि मैं पूरा दिन घर में मैं बैठी रहती हूँ और मैं कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। सारे लोग तो अपने अपने बिजनेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का बिजनेस है, और वो एज ए हाउस वाइफ, मतलब कोई अपनी लाइफ में इतने सालों तक काम करते करते और फिर वो एक अच्छे घर में जा कर के एज ए हाउस वाइफ बन जाते हैं जा कर के, और वो कहीं ना कहीं उनको मतलब प्रॉब्लम देता है, मतलब कहीं ना कहीं। तो क्या शादी से पहले मतलब ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना ज़रूरी होती हैं, मतलब एक रिश्ते को चलाने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत एसेंशियल है कि लड़की, अगर कोई भी ब्राइड है, वो पहले क्या करती थी, वो पहले जॉब में थी, या उनका एम क्या है आगे लाइफ में, उनको शादी के बाद भी क्या जॉब करना है, आगे उनको प्रोफेशनल रहना है कि उनको हाउस मेकर बन के रहना है, ये चीज़ उनको पहले से डिसाइड करनी चाहिए। और जिनसे भी वो मिलें, अगर वो अरेंज मैरिज में जा रही हैं, तो बिल्कुल उनके घर वालों से और होने वाले हस्बैंड से उनको बिल्कुल बात करना चाहिए और अपना पॉइंट रखना चाहिए कि वो चाहती क्या है, और सामने वाला अगर उससे ओके है, सब कुछ ओके है, तो आगे बढ़ना चाहिए। और ये पॉइंट बहुत ही मेन है, वरना आगे जाके तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जी। क्योंकि कोई पहले से इतना प्रोफेशनल है, इतना आगे लाइफ में निकला हुआ है, वो घर पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। हाउस मेकर होना बुरी बात नहीं है, बट लेकिन शौक होता है, किसी को घर पे रहना पसंद है, घर के हाउस होल्ड वर्क भी देखा जाए तो आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है हाउस मैनेज करना। जी। बट वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनलिज्म को चूज़ करती है कि फैमिली को हाउस में ज़्यादा टाइम, हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा टाइम देना प्रेफर करती है। तो शादी से पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। आई थिंक अरेंज मैरिज की यही खूबसूरती है कि आप शुरुआत की मीटिंग्स में, चूंकि दिल मिले नहीं होते हैं, तो उस समय आप डील कर सकते हो, राइट? बिल्कुल, दिल मिले नहीं होते तो आप सब कुछ मन की बात बोल सकते हो, पूछ जी। सकते हो। हाँ, ये तो है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कपल्स बहुत ही ज़्यादा नेचर के भी अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यूज़ नहीं मैच करती हैं उनके साथ में, तो मतलब बैक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कई बार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरुआत में जब दिल ना मिल रहे हों, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कर लेना चाहिए अरेंज मैरिज में। सबसे पहले ये बताइए कि गोल्डन ब्लॉसम जैसा बड़ा रिजॉर्ट शादी के लिए चुनने के पीछे क्या सोच थी? कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों का? गोल्डन ब्लॉसम सेलेक्ट करने के पीछे का मेन रीज़न तो हमारे यही था कि हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा थे और हमें सबको वेडिंग वेन्यू में ही रुकाना था, ताकि हम लोग के यहाँ जो फैमिली है, इतने फंक्शंस होते हैं, बैक टू बैक फंक्शन होते रहते हैं, थोड़ी बड़ी फैमिली है। और इसकी फैमिली रायबरेली की है, तो उनको भी सबको लखनऊ आना था, तो हम लोग को रूम्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे। तो लखनऊ में हमने बहुत प्रॉपर्टीज़ देखी, बट लेकिन जो रूम, और इतना क्लोज में रूम है, बगल में हॉल्स हैं, लॉन है, तो जो ये पूरा सेटअप है, गोल्डन ब्लॉसम स्पेसिफिकली बनाई मैरिज पर्पसेस के लिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, और आपको जो वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है बहुत ही इनफॉर्मल, और सब कुछ आप जो बोलोगे आप वो फुलफिल करके देते हैं, और मैरिज के लिए ही स्पेसिफिकली है, तो फिर वहाँ पे पूरा सेटअप ही उस हिसाब से, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के सब कुछ, उनको पता है कि सामने जो आ रहा है उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या फुलफिल कराना है। सारे रिलेटिव्स एक साथ हैं, पूरा विंग उन्होंने हमें दे दिया। अब किसी हम और 5 स्टार 6 स्टार प्रॉपर्टी में रुकते तो वो हमें ऐसे ऐसे बिखरे बिखरे रूम्स देते हैं, या वो उतना हमें एक विंग में, कुछ रूम्स दूसरे विंग में देते हैं, कोई फंक्शन ग्राउंड फ्लोर में बी विंग में है, कोई फंक्शन तो हमारी फैमिलीज, क्योंकि हमें बहुत प्राइवेट ऐसा इवेंट चाहिए था कि सिर्फ फैमिली इंजॉय कर पाए, वो इधर उधर आने जाने में ही ना थके। और फिर उसके बाद वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि रिजॉर्ट जैसा फील हो, कि इनफॉर्मल फील हो, क्योंकि जितने भी अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं वो थोड़े बिजनेस प्रॉपर्टी ज्यादा लगती हैं इंस्टेड ऑफ अ फैमिली प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टीज कम लगती है। तो हमें ऐसी भी प्रॉपर्टी चाहिए थी जो हमें वो फील भी दे पाए, डेस्टिनेशन वाला, मतलब डेस्टिनेशन वाला फील दे पाए। और वो चीज हमें गोल्डन ब्लॉसम ने में लखनऊ में गोल्डन ब्लॉसम ने ही हमें दी। हमने बहुत चीज रिव्यू करा था, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस किए थे कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारे सारी नीड्स को, वांट्स को, फैमिली के
रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं. तो गोल्डन ब्लॉसम ने सब मीट किया था, इसलिए फिर हमने वो वेन्यू फाइनल किया. टोटल कितने लोगों की गैदरिंग का फंक्शन था, मतलब ये कितने रूम्स की आपकी रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे? हमारे करीब 120 रूम्स की रिक्वायरमेंट थी. ओके, तो यानी कि 120 टू 200 रूम्स की अगर शादी कोई प्लान कर रहा है अपकमिंग सीजन में, तो वो गोल्डन ब्लॉसम को रिकमेंड कर सकते हैं आप बिल्कुल लोग. बिल्कुल कर सकते हो. और गोल्डन ब्लॉसम एज ए वेन्यू का एक्सपीरियंस तो आपका बहुत अच्छा था, बट उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं, जैसे डेकोर होता है, जैसे इवेंट होता है, तो कुछ एक्सपीरियंस आप इवेंट वाला और डेकोरेशन वाला भी शेयर करिए. क्या होता है कि अगर किसी अच्छे वेडिंग वेन्यू पे जाओ तो वो आपको बता देते हैं कि हमने ये किया है एंड दिस इज, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है. बट एज अ कस्टमर, एज अ जिसकी वेडिंग है, हम लोग की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें ऐसा डेकोरेशन चाहिए, हमें ऐसा वाइब चाहिए अपनी वेडिंग में. हल्दी में हमें येलो नहीं चाहिए, हमें कलरफुल थीम चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए. तो गोल्डन ब्लॉसम का वो डेकोर ऑन पॉइंट लगा हमें, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो छोटा सा भात का फंक्शन ही क्यों ना हो. अगर क्योंकि जिसमें कि ब्राइड एंड ग्रूम साइड सेम ही विंग में है, सेम ही टाइम पे सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बट सारे इवेंट्स हो रहे हैं. बट बहुत बार ऐसा था कि कोई इवेंट ब्राइड के साइड बड़ा है या कोई इवेंट ग्रूम के साइड बड़ा है, क्योंकि फैमिलीज और कल्चर्स पे थोड़ा सा अलग था. तो उन्होंने वो चीज़ डिफरेंस करके प्रोवाइड किया हमें कि अगर जो चीज़ को, जिस चीज़ को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उन्होंने हमें उतना डेकोर दिया, उतना इवेंट दिया. और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे ही विंग के बगल में एक टी अड्डा बनाया था, हाँ, जिसमें वो पूरा लेट नाइट तक जी, और जी, अच्छे से जी. पूरा मैगी और जी, ऐसे जी, थोड़े बहुत जी. कुकीज, चाय, All day कॉफी, snacks वगैरह ऑल डे provide स्नैक्स कर रहे थे प्रोवाइड वो कर लोग. रहे थे. जी. तो वो चाहे जब इंसान ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स में जाता है तो वो टाइमली मील्स नहीं कर नहीं ले पाता पाता है है. कि भाई वो उसको एंजॉय करना ज्यादा अच्छा लगता है. वो सब चीजें गोल्डन ब्लॉसम की बहुत प्लस थी. और ये सिर्फ हम एज अ मेन गेस्ट, एज अ होस्ट हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं. जो भी हमारे साथ फैमिली थे, फ्रेंड्स थे जो आए थे वहाँ, उन्होंने हमें ये सारे रिव्यूज बताए कि जिस वजह से उन्हें वो वेडिंग डिफरेंट और या बहुत अच्छी, बहुत जिंदगी lavish भर लगी. याद रखने वाली शादी लगी, वो इसलिए थी. आपका डेकोरेशन, आपका जो डेकोरेटर था वो कौन था वहाँ पे? डेकोरेटर हमारे अभिजीत अच्छा, अभिजीत जी थे. अच्छा, अभिजीत जी थे आपके. हाँ, ओके. बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और वो गोल्डन ब्लॉसम के इन हाउस हैं. जी. वहाँ का मेनली डेकोरेशन का काम वही करते हैं, तो हमने काम अपना उन्हीं से करवाया था. अभी अभिजीत जी का हम लोगों ने एक पॉडकास्ट शूट किया था, देखा था. और बहुत ही टैलेंटेड है, मतलब वो, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है. बिल्कुल. इवेंट वाले को लेकर के का क्या एक्सपीरियंस था, जो आपने इवेंट वाले लोगों को प्लान किया था? इवेंट वाले जो गोल्डन ब्लॉसम के थे, जी. उनमें बस एक छोटी सी कमी हमें दिखी थी कि थोड़ा सा जो उनके जो मेन इवेंट देखते हैं, उनके इवेंट प्लानर्स जो हैं, हाँ, तो इवेंट प्लानर्स जो हैं, बस उन्हें थोड़ा सा फॉलो अप हमें अपने एंड से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा. वरना अदरवाइज उन्होंने फुलफिल करके हमें सब कुछ दिया जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, सब दिया. बट थोड़ा सा हमें अपने एंड से थोड़ा और फॉलो अप हमें लेना पड़ा उनसे. ओके. और हो सकता है लोगों को इस चीज से इतना फर्क ना पड़ता हो, क्या पता ये सिर्फ हमारी पर्सनल हमें ऐसा रिक्वायरमेंट लगा हो. हो. बट हमें ऐसा फील हुआ कि अगर वो हमें चीजें और जल्दी और टाइमली देते तो हम शायद बेटर एक्सपीरियंस होता उनके Right, साथ. right. बट क्वालिटी उनकी A1 थी. फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट जो था वो A1 था, उसमें कोई कमी नहीं थी. शादी के दिन का एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आपके दिल को काफ़ी छू गया जब आपने अपनी फिल्म देखी वेडिंग की. बहुत ग्रैंड भी इवेंट्स थे और बहुत छोटे भी इवेंट्स थे. जी. तो एक जब वो मोमेंट था ना कि शादी के मेन वेन्यू में जब मैं एंटर कर रही थी, जी. तो वो जो फीलिंग थी उस टाइम कि मेरे भाई बहन मेरे साथ है, मैंने अपनी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था एंड आई एम एंटरिंग टुवर्ड्स हिम लाइक हिज फैमिली. तो वो जो फीलिंग थी कि it's going to be another life, it's going to be a new chapter from now on, वो बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग फीलिंग थी. वो इतना कंप्लीट फील करा रही थी क्योंकि हम बहुत खुश और बहुत कंटेंट, बहुत कंप्लीट फील करते हैं उस टाइम अगर इंसान मन से उस चीज़ को करता है. तो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग रहती है. एक हैप्पीनेस भी रहती है, नर्वसनेस भी रहती है. इतने इमोशनल चेहरे दिखते हैं अपनी फैमिली के. बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग उस समय आती है. और उस टाइम ऐसा क्या होता है ना, उस टाइम ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं कि अगल बगल वाले को इतना ध्यान से देख ही नहीं पाते हो कि बस अपना इतना दिमाग, कुछ भी अगर मेरी आउटफिट में नथ गिर रही है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है ना, तो वो मैटर नहीं कर रहा है. बट जो सामने खड़ा है, जो वो मोमेंट है, जो मैं
जिस फेज में लाइफ में जाने वाली वो एकदम सामने पिक्चराइज क्या लाइव हो रहा होता है, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ही बहुत बड़ा स्पेशल मोमेंट ऑफ द हाँ। लाइफ होता है वो जयमाल लेके जब आप खड़े होते हो स्टेज पे और सामने आपका पार्टनर होता है और आप एक दूसरे को देख रहे होते हो, बहुत ही रेयर अमेजिंग फीलिंग होती है वो आ ही नहीं सकती फिर से। मैं अभी भी वीडियो देखता हूँ तो वो जो उसमें मुझे मेरे चेहरे पे जो स्माइल है, हाँ। वो स्माइल अब मैंने कभी देखी ही नहीं अपनी, मैं जो मेरा इसको उस हमेशा उस मोमेंट पे जो मेरी स्माइल है। मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, जो जयमाल वाला मोमेंट था हमारा, जी। उसमें जो इसकी स्माइल है वैसी वो हैप्पी इमोशनल स्माइल मैंने इसकी ऊपर कभी नहीं देखी इसके फेस में उस मोमेंट के बाद। आई थिंक वो मोमेंट ही इतना ज्यादा स्टारफुल होता है ना कि तुम्हें कि कुछ मतलब इट्स वेरी हैप्पी, इट्स कंप्लीट, कि वो चीज चाहे वो वीडियो में देखो या वो जब हमने वीडियो में देखा तो हमें लगा था ओ माय गॉड लाइक इज दिस अस, तो वो बहुत ही अच्छा लगा था। वो एकदम वाह वाला मोमेंट था हमारी वीडियो का। और रियल लाइफ में भी वो मेरा एंट्री और वो जयमाल वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जब आप वहाँ पे उस मोमेंट को जी रहे होते हो और अगल बगल आपको कुछ भी नहीं दिखता है, लिटरली जब आप मेरे से बात कर रहे थे तो मेरी आंखों के सामने वही वाला विजुअल चल रहा था जब आप सोलो थे और फायर वर्क्स चल रहे थे और आप उनके उसके बीच में जब आप अमन जी को देख रहे थे ना, तो जिस तरीके से अभी आप जिस फील से बता रहे हो ना, एग्जैक्टली वही भाव आपके फेस पे उस टाइम पे था। क्योंकि मैं कैप्चर कर रहा था उस मोमेंट को और जब मैंने टेबल पे उसको एडिट किया ना, तो वो वाकई में बहुत टची मोमेंट था। मतलब वो पूरा का पूरा फोकस जो था वो इनके ऊपर था और वो लग रहा था कि अब मैं नई लाइफ में एंट्री हो रही है। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये मुझे एक नई चीज़ पता चली मतलब आपके माध्यम से, और ये भी मेरे लिए कंटेंट का काम करेगा जो आगे मेरे फ्यूचर्स जो होने वाले जो कपल्स हैं, कहीं ना कहीं कई बार मैं अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ काम बुक होने के बाद कि आप एक दूसरे को देखते रहिएगा, आप क्या कहते हैं इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने एक की पॉइंट बताया कि जब आप अपने मन में ये रख करके किसी चीज़ को जाते हो कि अब मैं एक नई लाइफ में जा रही हूँ, अब मैं तो वो एक अलग जोन होता है हाँ। तो जब किसी जोन में जाओगे ना तो उसी तरीके से ही एक्सप्रेशन मिलेंगे और आपको, वाइब्रेशंस भी फिर वैसी आती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी अपनी फीलिंग्स बताई, जो सिनेमैटिक शॉट्स थे, किस तरीके से मतलब आपने जब उसको रिक्रिएट होते हुए अपनी वीडियो में देखा तो जो आपकी फीलिंग्स थी जो आपको 100% मैच करती हुई दिखी उसके अंदर, जो हमारे अपकमिंग जो लोग हैं जो हमको शादी का काम दे रहे हैं, जिनका हम काम करने वाले हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी टिप बताइए कि वो अपने मूवमेंट को किस ज़्यादा से ज़्यादा रियल कैसे शूट करवा सकते हैं। क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखा कि मतलब वो चीज़ें एक मास्टरपीस के रूप में निकल के आई आपके सामने? मेरे हिसाब से मैंने 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखा था। एक मैंने बहुत ध्यान रखा था कि थोड़ा सा हर चीज़ पर्सनल हो। जैसे जब मैं जयमाल में एंट्री भी कर रही थी, मैं चाहती तो मैं अपने साथ और लोग भी ला सकती थी, प्रोफेशनल डांसर्स भी कर सकती थी, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी ला सकती थी, बट मेरे लिए वो चीज़ पर्सनल रखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर पहले तो इंसान को शायद इतना नहीं समझ में आता है, बट वेडिंग वाले दिन जब तुम्हारे आसपास सिर्फ तुम्हारे लोग होते हैं, वो तुम्हें लेके जा रहे होते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग वो बहुत डिफरेंट होती है। तो और फिर जो मेरे ऊपर चादर भी थी उसमें भी मैंने अपने सारे घर वालों के हैंड प्रिंट्स करवाए हुए थे, तो वो भी एक आशीर्वाद था कि भाई मैं अपने नए लाइफ के नए पाथ में एंटर कर रही हूँ विद देयर ब्लेसिंग्स। तो वो चीज़ जो पर्सनल टच देता है वो बहुत उस टाइम वाइब्रेशंस बहुत फील कराता है। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, लोग और कुछ भी चाह सकते हैं, बट और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैंने गुंजन भैया से इतना कम्युनिकेशन और इतनी अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि मुझे उन पे डाउट नहीं था। मतलब अपने वेंडर्स पे, चाहे आपका इवेंट वाला हो, चाहे आपका डेकोर वाला हो, चाहे आपका फिल्म मेकर हो, आपको सब पे कॉन्फिडेंस है, आपने सबसे डीलिंग कर ली है, अब आप काम उन पे छोड़ दीजिए। वो मोमेंट आप खुद एंजॉय करिए बिकॉज इट्स योर वेडिंग, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। वो 1 दिन 2 दिन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। वो चीज़ हमने भी सोच ली थी कि जब हम वेडिंग वेन्यू पहुंचेंगे तो फिर टेंशन हम कोई भी नहीं लेंगे, फिर सब कुछ अपने आप होने देंगे और बस हम लोग अपना एंजॉय करेंगे और उस मोमेंट को जिएंगे। तभी आप उसको बाद में जब देखोगे, जब सोचोगे, तो सिर्फ हैप्पी फीलिंग्स रहेंगी और बहुत पॉजिटिव वाइब रहती है। क्योंकि लोग मैनेजमेंट में इतना कंफ्यूज और इतना तंग आ जाते हैं मैनेज करने में, तो अपना ही दिन को जीना, एंजॉय करना भूल जाते हैं।
तो जब हम जयमाल में भी था, संगीत की एंट्री भी थी, उन सब टाइम हमने बस वी वर ये सो कोशिश करी ग्रेटफुल कि हम लोग साथ में रहें हाँ। और हर चीज हम लोग खुद दोनों बहुत एंजॉय एंजॉय करें। करें। हम अपना जैसे अगर हम जयमाल भी कर रहे हैं तो बीच में इट वाज लाइक कि हमारा मन था कि हम एक दूसरे को थोड़ा हाथ हग करें, तो हमने फिर वो भी किया। मतलब ये नहीं हम भूल गए कि आसपास और भी लोग क्या हो रहा हैं, है। एंड वी जस्ट फेल्ट कि जो वो वाइब्रेशन, जो वो मोमेंट हमें फील करा रहे थे, हमने वो फील किया। तो उस सब चीज़ों के बाद जब हमने वो सिनेमैटिक वीडियो देखी तो वो जो कैप्चर होके निकल के जो उसका एसेंस आया है वो बहुत ही रियल, बहुत ही रॉ, बहुत ही अनफिल्टर्ड आया है। तो वो सब चीज़ें देखने में और जिंदगी भर याद भी रहती है ना। अगर आप अपने शादी वाले दिन इन्हीं सब में लग जाओगे, आपको जिंदगी भर यही याद रहेगा कि मैं तो इतना कि परेशान शादी में ऐसे थी, हो गया था, ये मुझे तो दिक्कत हो याद गई ही थी। नहीं था, मैं तो गेट स्टेज पे भी खड़ी हो गई यही सोच रही थी कि सब ठीक है कि नहीं है। तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो वो चीज सब कुछ भूल के अपना टाइम एंजॉय करो, आप बस उस मोमेंट को जियो उस अपने समय। आप लाइफ के एक बहुत बड़े फेज में एंटर करने वाले हो, चाहे वो ग्रूम हो चाहे वो ब्राइड हो, और आप उसके साथ एंटर कर रहे हो जो आपको पसंद है, जिसको आपने चूज किया है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिज हो, बट आपने तो सामने वाले बंदे को चूज किया है ना। राइट। तो आप एक इतने नए फेज में घुसने वाले हो, आप उसके लिए खुश रहो, उसके लिए हैप्पी रहो, अपने पार्टनर के साथ वो मोमेंट एंजॉय करो। तो अगर आप खुद से रियल रहोगे तो वो सिनेमैटिक में सिनेमैटिक हो, फोटोज हो, कैंडिड्स हो, कुछ भी हो, वो अलग ही निखर के आएगा। तो फिर वो फोटोज आपको खुद ही अच्छी लगेंगी। जब आप खुद ही पूरे टाइम टेंशन में हो, खुद ही अपने पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वो वाइब्रेशन अगर वैसी नहीं होगी तो वो कैप्चर भी वैसा नहीं होगा उसमें, चाहे वो इवेंट कितना अच्छा हो, चाहे कुछ भी कितना अच्छा हो। फिर उसमें फिल्म मेकर या फोटोग्राफर की मिस्टेक नहीं होगी, बिकॉज उन्हें वो फील ही नहीं मिला ना, उन्हें वो एक्सप्रेशंस ही नहीं मिले स्टेज पे। राइट। तो वो चीज़ हमने बहुत ध्यान रखी थी। और थोड़ा बहुत हमने अपने जैसे आउटफिट्स होते हैं उनमें भी थोड़ा पर्सनलाइज करी थी चीज़ें, कुछ चीज़ें स्पेसिफिक, जैसे हल्दी में मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखवाया था अपने सर पे, या मतलब क्लिप से, और थोड़ा सा डिफरेंट करने का हर चीज़ ट्राई किया था कि वो और पर्सनलाइज लगे, कि हम लोग ने ऑरेंज आउटफिट पहनी थी। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इंसान को जो चाहिए होता है उस अकॉर्डिंग इंसान को अपनी वेडिंग में करना पड़ता है, राइट। ताकि वो चीज़ निकल के आए बाहर। अगर आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने वेंडर्स से, चाहे वो इवेंट डेकोर फोटोग्राफर, तो वो चीज़ निकल के नहीं आएगी, और फिर ना ही वो चीज़ फोटोज या एल्बम में बाद में निकल के आएगी। राइट। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जिसका अगर आप ध्यान रखोगे तो वो वीडियो और वो पल आपको याद रहेंगे जिंदगी भर। आपने अभी एक बात बोली ट्रस्ट को लेकर के, कि आप जितनी भी R&D करनी है वो आप पहले कर लो। हाँ। लेकिन अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, चाहे वो फोटोग्राफर हो चाहे वो इवेंट हो, तो फिर आप कंप्लीट ट्रस्ट करो और फिर आप अपना 100% दो वहाँ पे। कई लोग मैंने देखा है कि कैमरे के लिए काम करते हैं, मतलब कि मैं कैमरे पे कैसी लग रही हूँ। उनका ज़्यादातर दिमाग जो फोकस होता है वो ये रहता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, उस एंगल से तो मेरा ये फेस अच्छा नहीं आएगा, फोटोग्राफर तो उधर खड़ा हुआ है, मूवमेंट चल रहा है, बट उनके दिमाग में ये है कि मैं चल अच्छी नहीं रहा आ रही है ना। हूँ। तो कहीं ना कहीं एज ए आर्टिस्ट जो भी आपने हायर किया है, उनको उनके एंगल्स के बारे में बेहतर पता होता है कि आप किधर से स्माइल कर रहे हो, क्योंकि शादी का काम एक रैंडम मोमेंट होता है। उसको हालांकि कितने भी हद तक प्लान कर लो, बट सारा एग्जीक्यूशन तो सेम टाइम पे ही निकलता है। कि वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि वो कोई मूवी नहीं है ना, वो एक रैंडम रीटेक नहीं ले सकते उस चीज़ को। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रियल एक्सप्रेशन, बस वो मोमेंट नहीं छूटना चाहिए, ना आए इससे अच्छा है कि आना चाहिए। बस अगर ब्राइड अगर इमोशनल है किसी पल पे तो वो दिखना चाहिए, वो चाहे फिर वो किसी भी एंगल से हो, बस वो अच्छा लगना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा मैसेज दिया कि जो भी लोग हैं, सारी जो प्लानिंग है या जो भी रिसर्च वर्क है वो पहले ही कर लो, और अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो फिर भाई आप कंप्लीट ट्रस्ट करो फिर उसके ऊपर। ट्रस्ट कम होगा तो फिर ना वेंडर खुश रहेगा ना क्लाइंट खुश रहेगा। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि आपको क्या चीज़ चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, बेसिकली मूड बोर्ड आपको शेयर करना पड़ेगा। वो तो लाइफ में भी होता है जी। तो बस वही चीज़ है। TMT के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पहली बात जैसे मैंने भी बोला, ट्रस्ट वो तो पहले ही डेवलप हो गया था, तो वो चीज़ उसी अकॉर्डिंग हमने आपको चूज़ किया था गुंजन भैया। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस देखें तो
पहले तो हमने प्री वेडिंग शूट किया था। हमारा प्री वेडिंग कोई बहुत ग्रैंड या 4-5 डे का प्री वेडिंग तो था नहीं, वो हमने एक ही दिन में 4 रील्स शूट करी थी। तो उसी में हमें क्रिएटिविटी लेवल, इंटरेस्ट लेवल, एफर्ट, मेहनत, आपने खुद जा के लोकेशंस ढूंढी थी, हमें व्हाट्सएप किया था कि इस लोकेशन पे ये वीडियो कैप्चर करेंगे, इस लोकेशन पे वीडियो कैप्चर करेंगे। तो जो एफर्ट इंसान लगाता है ना सामने से, उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है अगर वो एफर्ट और इंटरेस्ट दिखाता है। तो वो हमें आपके साथ शादी के पहले ही दिख गया था, इसलिए हम शादी में आपके साथ बहुत सेटिस्फाइड थे कि गुंजन भैया कर लेंगे, तो फिर कर लेंगे। हाँ। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी शादी के टाइम। अगर मैं सिनेमैटिक वीडियो की बात करूँ तो बहुत सारे मोमेंट्स थे उसमें। मेरे घर वालों ने कुछ कुछ बोला, इसके घर वालों ने कुछ कुछ बोला, दीदी लोग ने, और सबने कुछ कुछ बोला, बट राइट टाइम पे वो एडिट करके लगाना, म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज करना, इवेंट्स भी उसी में दिखाने, वो जो एक सिंक्रोनाइज्ड सिनेमैटिक फिल्म बनी थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब वो पूरा सारी चीजें कैप्चर करी थी। हाँ। सारे मोमेंट, सारे फंक्शन, सब कुछ बहुत अच्छे से कैप्चर करा था, और उसमें इमोशंस, हैप्पीनेस, सब कुछ आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एडिट करके जैसा दिया। हमें रॉ पसंद है उसमें रॉ भी था, बहुत रियल कंटेंट था। लोगों के इमोशंस, मतलब जो लोग इमोशनल हो रहे हैं हमारी फैमिली से वो भी थे, जो लोग एक्सेसिव खुश हैं, यूथ पार्टी कर रहा है वो भी था। तो वो सब बहुत अच्छा था। एक और चीज मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी आपके साथ कि आपने हमें पहले बोला था कि जैसे शादी के पहले भी मैं आपके साथ रील्स शेयर कर रही थी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपने बोला था हम ये करेंगे, लेकिन हम ये कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप प्लान कर लेंगी तो वहां पे आपको टेंशन रहेगा कि ये वीडियो हमने प्लान करी थी और ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। जी, तो वहां पे हम रैंडम रखेंगे ताकि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। तो मैंने बोला था ठीक है, और शादी वाले दिन हमने वही किया। हमने कुछ भी एक्सेसिव रील्स प्लान नहीं करी थी, बट वो कैंडिड मोमेंट्स की हमने रील्स बनाई। वो आपके साथ मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ फील हुई थी। TMT के साथ, मोशन टेल्स के साथ बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि जितना प्री प्लानिंग करो कि इतने छोटे छोटे रील मोमेंट्स हमें ये कैप्चर करना है, हमें ये कैप्चर करना है, उतना टेंशन रहता है। बिकॉज हमारी शादियों में टाइम नहीं रहता है कि हम पूरे दिन बैठ के शूट करें या हम एक एक चीज़ कह रहे हैं। तो जितना हम कैंडिड अच्छा ले सके वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपने हमें ज़्यादा उस चीज़ में बताया कि इसको ऐसे करेंगे तो बेटर होगा। एक और चीज़ थी कि आपने बोला था कि आप हमें टाइम दीजिएगा, तो हम रेडी होते थे, तुरंत फोन कर देते थे कि हम रेडी हैं, 1 घंटे का फुल टाइम है। और इनफैक्ट पूरा टाइम दिया, सारे शूट हो गए। जयमाल के बाद टाइम भी था, आप भी थे, शूट का टाइम भी था। मैंने आपसे पूछा भी गुंजन भैया और शूट कर लीजिए। तो अगर कोई और फिल्म, मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, बट जनरल के फोटोग्राफर्स होते या टीम होती, तो वो उनको ये लगता है कि हम जितना कैप्चर करते हैं उतना कैप्चर करते हैं। जब टाइम है और माहौल है तो हम और फोटोज ले लेते हैं। बट आपने मुझे साफ साफ बोल दिया कि अगर आपका मन है तो हम कर लेंगे, वरना बहुत अच्छा हम कैप्चर कर, कंटेंट मिल चुका है। तो अगर आपको एंजॉय करना है आप रिलैक्स करिए। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इतना रियल था कि बस चलो ठीक है। मतलब मैं भी सेटिस्फाइड थी और मैं खुद सोच रही थी कि गुंजन भैया को सब मिल गया, इतना कंटेंट मिल गया। काफी कंटेंट था उसमें। मतलब वो एज ए फिल्म मेकर जो चीजें चाहिए एक वेडिंग के अंदर, किसी भी एक्सपेक्ट में ना हमारे मन में ये नहीं रह गया था काश, जो होता है ना काश, वो काश नहीं था आपकी वेडिंग के अंदर। मतलब हम लोगों को हर चीज मिली थी, चाहे वो संगीत के टाइम पे आपका सोलो शूट करना हो, और ब्राइड वाला जो शूट हुआ, मतलब संगीत वाले जो पोर्ट्रेट शूट हुए आपके, और जो सिनेमैटिक हम लोगों ने शूट किया, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लासी था। और आपने टाइम एकदम अच्छे से दिया। मतलब आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि यार गुंजन भैया नीचे से फोन आ रहा है यार अब रखो ये सब। वो हम लोग ने पहले अपने घर वालों को समझा दिया था, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। टाइम के लिए कोई कुछ ना बोले, हम लोग पहले से ही रेडी हो जाएंगे। और हम लोग टाइम पूरा गुंजन भैया को भी देंगे और फंक्शन में भी देंगे, और टाइमली हर चीज हुई भी और सब कुछ मैनेज हुआ। तो कुल मिला के आपने मतलब ना बहुत अच्छे से समय दिया। एक आर्टिस्ट को जो चाहिए वो आपने मतलब उसको प्रोवाइड किया कि लो भाई बाद में मेरे को नहीं चाहिए कि मतलब ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से बहुत बेहतरीन चीज़ें हो रही थी। जो आपकी क्रिएटिविटी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कम्युनिकेशन लेवल था, वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी। उससे एक सेट एक्सपेक्टेशंस पहले ही सेट हो गई थी, और वो चीज़ फिर हमें टेंशन नहीं था दोनों दिन कि वो तो निकल के कुछ ना कुछ गुंजन भैया या उनकी टीम कर ही देंगे। तो वो चीज़ हमें बहुत सेटिस्फाइड थे। एक शुरुआत में जब हमने आपके लिए प्री शूट किया था, प्री वेडिंग तो नहीं था क्योंकि टाइम नहीं था अपने पास में, लेकिन
ये जो चीज़ आपने करवाई ना मेरे से, ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक दिन में 4 रील शूट करना, और कई बार लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने ना मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट का काम कराया हमारे साथ में। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो हमको बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके के आपने हमसे आइडिया शेयर किए थे कि मतलब मैंने कुछ इस तरीके का सोचा है, कुछ इस तरीके का सोचा है, मैं किसी और जोन में चला जाता था। फिर होता है ना कि बंदा तो बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन उसको जगाना भी होता है, तो जगाने का काम भी ये कर रही थी साथ साथ कि मंजन भैया कहाँ खोए हुए हो, है ना, अभी कुछ आया नहीं है आपकी तरफ से। तो लगता है कि हाँ, मतलब जो दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, तो काम करने में जो मज़ा आता है ना, वो बहुत दोगुना हो जाता है। और हमने आपके साथ जो चीज़ें शेयर भी करी थी प्री वेडिंग शूट पे भी कि हम इस टाइप की वीडियो चाह रहे हैं, आपने वो कंटेंट उठाया, वो फील उठाया, वो इफेक्ट उठाया, लेकिन आपने एज इट इज उसको कॉपी नहीं किया, आपने उसमें अपने भी इफेक्ट्स डाले थे। तो वो इंसान की क्रिएटिविटी दिखाता है, वो इंसान का एफर्ट, इनिशिएटिव दिखाता है। वो चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगी थी रील। एक हम लोगों के सामने एक टास्क था, मतलब जब आप सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों से शेयर कर चुके थे, तो 3 कॉन्सेप्ट जो थे वो प्लान आउट हो चुके थे, लेकिन मेरा एक पर्सनली था कि हम क्या कहते हैं, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो एक वीडियो शायद शेयर किया था हमने आपसे, वो फिश टैंक वाला जो था। फिर हम अपनी टीम के साथ बैठे, तो सचिन भाई को दिखाया, तो मैंने पूछा कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे क्या होगा, तो कहने लगे अरे आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग करेंगे इसको। कैसे करेंगे, क्या होगा, अब ये जुगाड़ लगाना चालू कर दिए सारे लोग, भैया टैंक हम ले आएंगे, भैया हम मछली वहाँ मिल जाएगी, ये हो जाएगा। तो पूरी टीम ने मतलब पूरी एनर्जी ना मतलब एक काम पे फोकस करी, टीम एफर्ट होता है। हाँ, और सबको मजा आ रहा था, सबको लग रहा था कि यार हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। हाँ, रूटीन वर्क से बिल्कुल अलग था, तो सब लोगों की एनर्जी एकदम हाई थी, और फिर रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा निकला। कितने टेक्स लगे थे हमें, कितने, वो वेदर, वो सनसेट, वो कैप्चर करना, लेकिन आपकी टीम का वो एफर्ट था जिसकी वजह से वो वीडियो इतनी अच्छी निकली थी। और वहाँ पे भी मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितने भी टेक्स हो रहे थे, मतलब आप लोग ना एंजॉय कर रहे थे आपस में, होने दो और टेक होने दो। मतलब एक होता है ना कि आदमी इरिटेट हो जाता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तक फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब एक मन हट जाता है। लेकिन आप लोगों ने ना पूरा सपोर्ट किया हम लोगों का कि नहीं यार, जो भी निकल के आएगा, हम लोग तो फुल मजे मोड में थे। हाँ, हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे। हम लोग का यही मोटो, चाहे वो वेडिंग हो, प्री वेडिंग हो, कोई भी मोमेंट हो, अगर वो कैप्चर कराना है तो उस मोमेंट में एंजॉय फील करना बहुत जरूरी है, वरना वो नहीं निकल के आता है। और जो आपका मोह वाला जो एक्सपीरियंस था, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो आइडिया, मतलब कई लोग हमेशा मूड बोर्ड बनाते हैं, मतलब कैसे, मतलब आपको वो रेफरेंस जहाँ से भी आपने लिया उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, और मैं देख के ना बिल्कुल लालच में आ गया कि यार इस बार तो ये आपने मेरे को देखते बोला कि ये तो करके रहेंगे हम, चाहे कैसे भी करेंगे इसमें तो, लेकिन कैसे करेंगे। तो फिर हम लोग ने जगह फिगर आउट करी, आउटफिट फिगर आउट करी, वीडियो फिगर आउट करी। वो बस एक्चुअली हमें चाहिए था, क्योंकि हम प्री वेडिंग कर नहीं रहे थे, तो हमें कुछ बहुत, और हमें रॉ रियल ज्यादा पसंद है, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल चाहिए था और डिफरेंट चाहिए था, जो हमने कभी ना देखा हो, ताकि औरों को भी देख के कुछ फ्रेश लगे और कुछ फ्रेश हमें भी फील हो। और मुझे, हम दोनों को पॉटरी करना बहुत पसंद है, तो फिर हम लोग ने थोड़ा और सोचा, दिमाग लगाया, तो फिर हुआ कि उसमें भी हम लोग डेट इनग्रेव करा के वीडियो बनवा सकते हैं। फिर ऑनलाइन ढूंढा। फिर अच्छा, मोह के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? ये जो फन में हम लोगों के पास जो था मोह, हाँ, वो उस वेन्यू के बारे में कैसे पता चला आप? वो वेन्यू तो हम लोग ने ऑनलाइन ही ढूंढा था। अच्छा, ऑनलाइन ऐसे सर्च कर रहे थे आप, रैंडमली वो दिख गया मतलब आपको? हाँ, नहीं, हम लोग ने पहले आइडिया, हम लोग ने सोचा था कि हमें ये चाहिए, ठीक है। फिर अब वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए वेन्यू इस सिटी में कहाँ है, पॉटरी वाले कहाँ पे हैं। फिर हमने 2-3 वेन्यूज भी चेकआउट करे थे कि जो हमें वो सनलाइट, मतलब वो लाइट प्रोवाइड करे, वो एरिया प्रोवाइड करे, वो फील प्रोवाइड करे। तो बहुत सारे ऐसे वेन्यूज थे जो पॉटरी दे रहे थे, बट जो मोह ने दिया था हमें, उन्होंने हमें वो एरिया दिया था, वो अगल बगल के फिल्टर्स भी दिए थे, कहीं बर्ड्स हैं, कहीं कुछ क्ले से हाउसेस बने हुए, जो उन्होंने हमें अलग से फील दिया था। तो उस वजह से हमने मोह को चूज किया था। उन्होंने अपनी पॉटरी मशीन अंदर से बाहर रखी थी स्पेसिफिकली हमारे लिए, तो वो सब चीजें उन्होंने हमें दी थी। बहुत सपोर्ट किया था उन्होंने उस वीडियो के लिए, तो बिग थैंक टू मोह स्टूडियो। आपने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों का, जिसकी वजह से ऐसा मास्टरपीस निकल के आया। आप दोनों की जोड़ी को परिवार में सबसे पहले किसने परफेक्ट कहा था मूवी देखने के बाद? सबसे पहले तो हम ही ने दूसरे को परफेक्ट कहा था,
उसके बाद फैमिलीज तो डिसीजन हम ही पे छोड़ दिया था कि हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट जब हम एक दूसरे को परफेक्ट लगे थे फॉर ईच अदर, उसके बाद फैमिली में सब खुश हुए थे, सबको ये चाहिए था, सब खुश थे। लेकिन अगर मैं फैमिली तो पसंद एक दूसरे को कर चुकी थी बहुत अच्छे से, और हमको भी बता दिया गया था कि फैमिली सामने वाली बहुत अच्छी है। इसको भी वही गाइडेंस दी गई थी कि सामने लड़का बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, अब तुम लोग आपस में मिल लो। तो फिर जब हम दोनों को एक दूसरे को हम लोग ने पसंद कर लिया, जब हम लोग ने मैंने अपने पापा को बताया, तो फिर सब बहुत खुश हुए थे कि मेरा तो फर्स्ट, मतलब हम लोग को फर्स्ट था कि हम लोग एक दूसरे को, हम लोग ने कभी किसी और के साथ कभी हम लोग मिले थे एक दूसरे से। इससे पहले कोई और रिश्ता मेरे लिए भी नहीं आया था, इसके लिए भी नहीं आया था। अच्छा। तो ये फर्स्ट रिश्ता मेरा भी था और इसका भी था, और फर्स्ट रिश्ते में ही अगर बात बन गई तो इससे अच्छी खुशी की बात ही नहीं थी। और अगर सिनेमैटिक की बात भी कर, जो वो पूरी वीडियो बाहर निकल के आई थी, तो मेरी मम्मी तो वो वीडियो, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन वो वीडियो ऑन लूप देखते ही जा रही। वो इतनी अच्छी वीडियो थी, उसमें इतने परफेक्ट मोमेंट्स कैप्चर्ड थे, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो कपल हम दोनों के रिलेटेड हो। तो ऑन लूप उन्होंने इतने दिन तक ये वीडियो देखी, सबने बोला कि बहुत अच्छी वीडियो है, टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो सब चीज़ें जब होती है ना, तो सब कुछ ऐसे ही परफेक्ट लगने लग जाता है। एक सिनेमैटिक वीडियो जब आती है, शादी होते ही हम लोग क्या, जो भी होता है कि फंक्शन हो गया, तुरंत वीडियो चाहिए, एक्साइटमेंट रहते। शादी के नेक्स्ट डे से लोगों को था कि बस वीडियो भेजो जल्दी से इसका। तो जब वो वीडियो ने टाइम लिया, लेकिन जब वो आया तो सबने बहुत अच्छे से और बहुत बार वो वीडियो दिखाया। इवन हम लोग जो भी घर पे गेस्ट आ रहा था, हम लोग बार बार उनको भी दिखा रहे थे और हम लोग भी बैठ के देख रहे थे। हाँ, आज भी वही करते हैं। आज भी जब वीडियो स्टार्ट होता है और उसमें लिख कर आता है अमन वेट्स कीर्तिदा, तो उसी में हूटिंग शुरू हो जाती है। चलिए अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। शादी का बेस्ट मोमेंट कौन सा? जयमाल। शादी में एंट्री। सबसे ज्यादा थकाने वाला फंक्शन? मेरे को तो किसी फंक्शन में थकान तो ऐसे नहीं हुई, बट फेरों के टाइम जो मंत्र होते हैं, थोड़ा सा वो लंबा लगता है। बोरिंग लगता है वो, बस थकाता नहीं लेकिन बोरिंग हो जाता है थोड़ा। उसको फास्ट फॉरवर्ड कर नहीं सकते हैं। गोल्डन ब्लॉसम का सबसे फेवरेट कॉर्नर? जो उन्होंने हमारी वेडिंग में टी अड्डा बनाया था स्पेसिफिकली, जिसमें पूरे बहुत टाइम तक मतलब स्नैक्स 24/7 स्नैक्स प्रोवाइड करे थे। टीएमटी टीम का सबसे पसंदीदा बंदा? मेरे लिए तो गुंजन भैया। मेरे लिए गुंजन भैया और अमन भैया। अगर आपकी अपनी शादी का एक फिल्म का नाम देना होता तो क्या होता? शानदार। द बिगिनिंग ऑफ आवर फॉरएवर। अरेंज मैरिज में पहला स्टेप कौन सा सबसे जरूरी होता है? कंपैटिबिलिटी देखना, वैल्यूज देखना, या फैमिली बॉन्डिंग? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। कंपैटिबिलिटी तो देखनी ही चाहिए, क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ जिंदगी भर आपको निभाना है, आपको उसके साथ रहना है। तो कंपैटिबिलिटी तो नंबर 1 है ही, बट इसके पैरेलल में फैमिली बॉन्डिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे कपल कितना भी कंपैटिबल हो, एक गाड़ी की बैक सीट ड्राइविंग तो फैमिली ही करती है। तो अगर फैमिली बॉन्ड अच्छा है तो कपल भी खुश है, तो कपल की भी कंपैटिबिलिटी अच्छे से रहती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी पैरेलली चलती है। सेम ईयर भैया? सेम व्यू है मेरा भी। कंपैटिबिलिटी तो ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ कपल, क्योंकि उनको साथ में जीवन बिताना है, और फैमिली का भी साथ में बहुत बड़ा रोल रहता है उनके ऊपर, क्योंकि आपको फैमिली जब तक नहीं खुश रहेगी तब तक कपल खुश नहीं रहेगा। तो फैमिली को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी कंपैटिबिलिटी है। तो ये पूरा पैरेलल है, पूरा ये दोनों ऑलमोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों पहलुओं को साथ में लेते हुए चलना चाहिए। आप दोनों को कौन सी चीज कन्विंस करने में सबसे इम्पोर्टेंट लगी? लुक्स, कैरियर, या नेचर? सबसे इम्पोर्टेंट तो नेचर होता है इंसान का, क्योंकि लुक से ज्यादा पर्सनालिटी मैटर करती, और करियर तो साथ में मिलके बना ही लेंगे। तो अगर इंसान का नेचर अच्छा है तो सब कुछ मैनेजेबल हो जाता है। करियर का तो बहुत छोटा रोल रहता है उसमें जी, क्योंकि वो बनाया जा सकता है, सब कुछ है। पर्सनालिटी मेन बहुत ज़रूरी होती है, और नेचर बहुत मायने रखता है। और अरेंज मैरिजेस में करियर उतना पहले नहीं आता, नहीं आता बिकॉज है। ऑलरेडी वो बैकग्राउंड चेक्स हो चुके हाँ। होते हैं, तो इसलिए नेचर ज्यादा सबसे important। मेन नेचर ही रहता है उसमें। पहली मुलाकात में कौन सा सवाल पूछना चाहिए जिससे असली कैरेक्टर सामने आ जाए? मैंने जिस पहले बोला लाइफ गोल्स क्या है, आप लाइफ गोल्स कैसे क्या है, और फैमिली में आप आगे क्या देखते हो जी, लाइफ में, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आप स्पिरिचुअल हो कि आप नहीं हो, आपके लिए फैमिली क्या मायने रखती है, फैमिली को आप इम्पोर्टेंस देते हो कि नहीं देते हो, ये सब चीज़ें बहुत
मायने रखती हैं मेरे हिसाब से। फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपने कंफर्ट जोन के बीच बैलेंस कैसे किया आपने? कम्युनिकेशन से। हमने एक्सपेक्टेशंस इसने मुझे कम्युनिकेट करी, कंफर्ट जोन मैंने इसको कम्युनिकेट किया, तो हमने एक बीच का मिडिल ग्राउंड देखा, क्योंकि दो इंसान हैं तो दो अलग अलग चीज़ें होंगी, दो अलग पर्सपेक्टिव होंगे, दो अलग अपब्रिंगिंग हैं, दो अलग लाइफ्स हैं। बट अगर बैलेंस शादी में, अगर बैलेंस शादी क्या कोई भी रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, मदर डॉटर का हो, किसी का भी रिलेशन हो, सिबलिंग्स का हो, तो एक बैलेंस लाना पड़ता है। सबको सबकी हर चीज़ नहीं पसंद हो सकती, बट इंसान एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो हम लोग ने इन्हीं दोनों फैक्टर्स में एक बैलेंस क्रिएट किया, जिससे ना हमारी लाइफ हैम्पर हो और ना हमारी फैमिली की लाइफ हैम्पर हो। बिल्कुल। अगर किसी को लग रहा है कि अरेंज मैरिज रिस्की है, तो आप दोनों लोगों का क्या व्यू है इसमें? 100% रिस्की रिस्की है। है। रिस्की तो लव मैरिज भी है आजकल, आजकल सब रिस्की है। तुम किसके साथ खुश हो, सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ कितना खुश है, तुम्हारी फैमिली कितनी खुश है, उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। रिस्क से इंसान बहुत ऊंचा भी जा सकता है, रिस्क से इंसान के साथ सब सारे पहलू होते हैं इनमें, बट रिस्क तो है ही। बट एट द सेम टाइम अगर तुमने डिसीजन सोच समझ के अच्छे से कम्युनिकेट करके अंडरस्टैंड करके लिया है, तो उसका फल भी मिलता है, वो चीज़ अच्छे से निभाई भी जा सकती है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये तो दोनों में मैटर करता है। क्या किसी ब्राइड को अपने पार्टनर की फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए फर्स्ट मीटिंग में? अरेंज मैरिज में तो फैमिली सब चेक्स कर लेती है ना, तो इसलिए फर्स्ट मीटिंग में तुम पहले इंसान को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नंबर 1 फैमिलीज देख लेती हैं, और अगर वो नहीं भी देख पाएँ, कुछ भी ऐसा हो, तो पहले इंसान को तो समझो कि वो है कैसा, उसके बाद उसका फाइनेंशियल गोल्स लाइफ में समझो। और अगर कपल में दोनों ही केपेबल होते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं लाइफ में। लेकिन अरेंज मैरिज अगर होती है तो कोई अरेंज मैरिज करता है तो ये पहली चीज़ देख ही लेता है कि सामने वाला फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है। ये चीज़ तो आज के टाइम पे लोग देखते हैं और उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे कि आप अरेंज मैरिज भी अपनी बेटी की करा रहे हो और किसी ऐसे इंसान से नहीं करा सकते जो कि ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेज में चल रहा है। तो जब आप अरेंज में ही जा रहे हो तो फिर आप घर देख के और सब कुछ देख के ही आगे बढ़ते हो। अब जो कपल्स अपनी शादी कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर मन से शादी करने के लिए रेडी हो तभी करो, वरना चाहे लव हो चाहे अरेंज, वो चीज़ से ना तुम खुश रहोगे ना पार्टनर खुश रहेगा। अगर मेंटली यू आर रेडी फॉर इट, कि तुम अपने करियर में तुम जो फेज बिफोर आफ्टर मैरिज चाह रहे थे वो है, तुम्हारी फैमिली वांट्स दैट, यू वांट दैट, जब तक तुम उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं हो तब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं ढंग से मिल पाएगी। वो हर चीज़ में, नॉट जस्ट वेडिंग, तुम्हारा करियर में भी कोई चीज़ अगर इंसान को चाहिए होती है तो इंसान उसके लिए मेहनत करता है इंसान। तो भाई इसमें भी ऐसा ही है कि मेंटली अगर आप रेडी हैं, मेंटली अगर आपको पता है कि हाँ मुझे अब अपनी लाइफ में एक नए फेज पे जाना है, मुझे कंपैटिबिलिटी चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए, तब जाके इंसान को शादी के लिए सोचना चाहिए। वरना तो बहुत सारे फेजेस है लाइफ में, वो तो इंसान को जब मेंटली वो चीज़ के लिए रेडी है तब वो इंसान आगे बढ़े। कीर्तिता जी, लखनऊ में ढेरों वेंडर हैं, लोग कहते हैं टीएमटी का पैकेज थोड़ा महंगा होता है, फिर भी आपने हमें क्यों चुना? उसके पीछे का क्या रीज़न था? बहुत वेंडर्स हैं और टीएमटी का शायद थोड़ा सा बजट भी ज़्यादा था, बट हमें क्वालिटी चाहिए थी, हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, हमें रॉ रियल इमोशंस चाहिए थे। जब मैंने कई फोटोग्राफर से मैं मिला, मैं कई लोगों के ऑफिस भी गया, उनका मैंने काम भी देखा, बट फिर जब मैं टीएमटी आपके टीम से मिला, आपसे भी जब मैं मिलने आया था, तो जिस तरीके से आपने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, आपने मुझे एक यूट्यूब वीडियो दिखाई थी उस समय किसी की प्री वेडिंग की, तो मैंने वो वीडियो देखी, मुझे वो बिल्कुल सेम लगी जैसे मैंने पिछले स्टूडियो में देखी थी। फिर आपने मुझे जब एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर कि ये बारीकियाँ होती हैं और ये पॉइंट्स देखने वाले होते हैं, तब मुझे समझ में आया कि एक फोटोग्राफर में और एक फिल्म मेकर में क्या डिफरेंस है। और मुझे अपनी शादी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, बिल्कुल 1% भी रिस्क नहीं लेना था मुझे उस समय। मुझे अपना काम एकदम परफेक्ट चाहिए था। तो मुझे नॉर्मल अपनी 3-4 मिनट की सिनेमाटोग्राफी नहीं चाहिए थी, मुझे प्रॉपर एक बिल्कुल फिल्म टाइप की चाहिए थी, जो कि मैं लाइफ टाइम देखूं और जब भी देखूं तो मुझे एक उसमें से फील आए।
तो वो चीज़ जब मैंने आपसे डिस्कस करी थी तो आपने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया था कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, तो इसलिए मैं टीएमटी को मैंने फाइनल किया था। और जब वो क्वालिटी मिलता है ना तो फिर इंसान थोड़ा सा कॉस्ट को लेके कम सोचता है, सोचता क्योंकि है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था हमें। राइट, बिकॉज मेमोरी का सवाल है। मेमोरी हाँ। का सवाल होता है। दिल ने तो टीएमटी ही कहा था। तो दोस्तों, ये थी कीर्तिदा और अमन की शादी की अनफिल्टर्ड कहानी। गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट की शान, टीएमटी की फिल्म मेकिंग और एक कॉन्शियस ब्राइड का बड़ा फैसला। यही तो है टीएमटी अनफिल्टर्ड। दिल से स्टे कनेक्टेड।